नमस्कार दोस्तों। देखिए, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम सबसे नज़दीक आया हुआ है और अधिकतर स्टूडेंटों की अच्छी तैयारी भी होगी और जिनकी अच्छी तैयारी उनके लिए बेस्ट ऑफ लक और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छी तैयारी आपने कोई भी कारणवश नहीं की है तो हम मैथ के लिए आपको यानी कि 15 क्वेश्चनों का एक सेट लेकर आ रहे हैं। तो उस प्रकार के यानी कि 15 मॉडल पेपर होंगे। आप बस इनको अच्छी तरीके से देख लीजिए, हल कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सबसे ज़्यादा फ़ायदे देंगे, सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट मिलेगा और सबसे ज़्यादा आप स्कोर कर पाओगे। और आपको सुबह 8 बजे और यानी कि शाम को 8 बजे 2 आपको यानी कि वीडियो मिल जाया करेगी। और 2 वीडियो इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका पेपर तो नज़दीक है और ज़्यादा से ज़्यादा आप कर पाओ, ठीक है? तो इसीलिए अब आपको यानी कि इतना वादा कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो अपन कराएँगे या जो भी वीडियो फालतू बात तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम यानी कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1280 रुपये है। तो यदि कोई दुकानदार 30% छूट देने के बाद वस्तु को 12% लाभ पर बेच रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें दे रखा है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है? तो अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस, यानी कि छपा हुआ मूल्य। जो प्रिंट रेट होती है, एमआरपी होती है, उसको अंकित मूल्य कहते हैं। और किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 1280 रुपये दे रखा है। अब जो भी दुकानदार होगा वो डिस्काउंट देता है, हमेशा एमआरपी पे देता है। जो छपा हुआ मूल्य होता है ना, जिसको अंकित मूल्य कहते हैं, उसी पर ही डिस्काउंट देता है। दोस्तों, इस वस्तु 1280 रुपये की वस्तु पर उसने डिस्काउंट दिया 30%। तो यहाँ डिस्काउंट मतलब छूट दे दी उसने 30%। ये परसेंट में बताइए, हमें तो ये निकालना है छूट वास्तव में रुपये में कितनी दी है। तो 1280 रुपये का 30% निकाल लेंगे अपन। तो 1280 आप मतलब गुना यहाँ 30 और प्रतिशत हटाओगे नीचे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, गुणा करोगे 3 8 24 का 4 हंसिक 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हंस और 3 एकम 3। तो 384 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है। अब एमआरपी में से डिस्काउंट घटाने के बाद अब उसको बेचा कितने में, वो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, बिक्री मूल्य आ जाएगा। तो यानी कि तो 1280 रुपये तो उसका एमआरपी था, 384 रुपये उसको डिस्काउंट दे दिया है। अब बचा कितने रुपए, तो घटा लीजिए। 10 में से 4 घटाओगे 6, 17 में से 8 घटाओगे 9, 11 में से 3 घटाओगे 8, यानी कि 896 रुपये में बेचा है। वस्तु थी 1280 रुपये की, 30% डिस्काउंट देने के बाद अब वो वस्तु कितने रुपए में बेची जा रही है, 896 रुपये में। यहाँ तक बताइए, समझ पाए आप? अब ध्यान दीजिए, इस वस्तु का सॉरी वो विक्रय मूल्य तो दे दिया आपको, कितना निकाल लिया, 896 रुपये में। अब इस वस्तु को 12% लाभ से बेच रहा है। तो दोस्तों यहाँ लाभ से बेच रहा है, 12% लाभ। तो इसका सीपी क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि या तो आप क्रय मूल्य का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा ऊपर 100 नीचे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो विक्रय मूल्य तो आपका 896 है, ऊपर 100 लाभ दे रखा है आपको सवाल के अंदर 12%। तो लाभ 100 में जोड़ेंगे तो 12 जोड़ेंगे तो 112। अब इसे काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 3 बचेंगे, 2 टाइम 32 हो गए, 4 अठे 32, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, फिर 4 से काटोगे 7 बार और 4 से काटोगे तो 4 पंजे 20 और 4 छक्के 24, फिर एक बार 7 से और काट लीजिए 8 बार। तो यहाँ पर 8 गुना 100 बचा है, यानी कि 800 रुपये। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया है, 800 रुपये आ गया है, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो एक मेथड तो ये है। अब इस मेथड से आप बार बार करोगे तो खुद आप सपोज कर सकते हैं, देख सकते हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हमें मेथड से करना चाहिए, तो एक तो ये मेथड तो ये होता है इसका। अब इसको दूसरे अप्रोच से कैसे करें, तो दूसरा सेकंड मेथड क्या हो सकता है अब इसका। तो बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं ना भाई हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी करना है, और बहुत से भाई ट्रिक का यानी कि ट्रिक पूछने की कोशिश करते हैं, ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए जो ट्रिक होगी, तो ट्रिक क्या है, हम निकाल क्या रहे हैं, यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो क्रय मूल्य बराबर दे क्या रखा है इसमें, अंकित मूल्य, ऊपर 100 माइनस यहाँ पर छूट दे रखी है और नीचे 100 प्लस लाभ, ये इसकी ट्रिक है।
अगर आपको यानी कि यहाँ पर मेथड से नहीं करना चाहते तो ट्रिक से कर सकते हैं। तो क्रेमल का इस प्रकार के सवालों में जो ट्रिक है वो इस प्रकार है। अब यहाँ ट्रिक में तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, अब इसमें तो आप लगाओगे क्या, तो ट्रिक में यानी कि ध्यान रखें, यहाँ अंकित मूल्य दे रखा है 1280 रुपए, 100 में से छूट घटाओगे तो डिस्काउंट कितना दे रखा है 30, तो 30 घटाओगे 100 में से तो कितना बचेगा 70 बटे 100 प्लस लाभ, लाभ कितना दे रखा है 12, तो 100 और 12 कितना हो जाएंगे 112, काट लीजिए, तो इसे 16 से काट लो, 16 सत्ते 112, तो 16 अट्ठे 128 और 0 7 से काटोगे 10 बार, तो 80 गुना 10 करोगे तो 800 रुपये, ये आपका वही अंकित क्रेमल आ गई सॉरी यहाँ पर। तो एक आप इस प्रकार ट्रिक से जल्दी कर सकते हैं अगर आपका टाइम बचाना है। लेकिन दोस्तों अगर आप कहो कि हम ट्रिक से भी नहीं करेंगे, एक थर्ड मेथड और होता है इसका। अब थर्ड मेथड को अपन चाहो तो विदाउट पेन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक बार थोड़ा सा लिख रहा हूं इसको। तो यहाँ सबसे पहले आप अगर इस मेथड से करना है तो ऐसे सवालों में क्रेमल और अंकित मूल्य का अनुपात बनाना है। अब क्रेमल और अंकित मूल्य का अनुपात कैसे बनेगा, तो दोस्तों ध्यान रखना, ऐसे सवालों में कभी भी डिस्काउंट दे दिया जाए तो डिस्काउंट को 100 में से घटाओगे तो आपका क्रेमल का अनुपात आएगा, और डिस्काउंट कितना दे रखा है इसमें 30%, तो 100 में से 30 घटाओगे तो 70, तो आपका ये क्रेमल आ गया। तो डिस्काउंट घटाने से क्रेमल का अनुपात आएगा। और जो भी सवाल में लाभ या हानि दे रखी है उससे आपका अंकित मूल्य आ जाएगा। तो लाभ 100 दे रखा है, तो 12 दे रखा है, तो 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112, ये अंकित मूल्य है। तो क्रेमल और अंकित मूल्य का जो अनुपात बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, तो 100 में से छूट को घटाओगे, डिस्काउंट को घटाओगे तो क्रेमल का अनुपात, और 100 में लाभ या हानि को जोड़ोगे घटाओगे तो आपका अंकित मूल्य का अनुपात। तो दोनों वैल्यू आ गई। अब सवाल में देख लीजिए किसकी वैल्यू दे रखी है, इन्हीं में से किसी एक की वैल्यू देकर दूसरे की पूछ लेगा। और सवाल में क्या दे रखा है इन्हीं में से, तो 1280 रुपये अंकित मूल्य है, तो 1280 रुपये अंकित मूल्य है, तो ये वैल्यू जिसकी दे रखा है उसमें उसी की वैल्यू भाग दे दो। अंकित मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य 112 की वैल्यू है, जिसकी वैल्यू उसका भाग दे दो, तो जो पूछे उससे गुणा कर देंगे। क्रेमल पूछा तो क्रेमल 70, तो 70 से गुणा कर दीजिए। 16 से काटोगे 16 सत्ते 112, 16 से काटोगे 80 बार, 7 से काटोगे 10 बार, तो 80 गुना 10 करोगे तो वही आपका 800 रुपये आ जाएगा। तो इसलिए ये आपके 3 मेथड से हो गए, और भी कई मेथड हो सकते हैं लेकिन टाइम का अभाव होने की वजह से अपन इतना ही करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों एक ये मेथड है, ट्रिक से भी कर सकते हैं, और आप इस चीज को यानी कि यहाँ पर शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं, यानी कि विदाउट पेन करने की भी कोशिश कर सकते हैं। इसी प्रकार के एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या कहा है, 3 संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है। अब 3 संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4:5 है। तो हमारे पास 3 संख्या है जिनका रेशियो दे दिया है 3:4:5 है। तो उनका एलसीएम दे रखा है, लघुत्तम समापवर्ती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल दे रखा है। तो ध्यान रखें, तो सबसे पहले सवाल के अंदर जो दे रखा है एलसीएम दे रखा है, तो इन अनुपातों का एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा इन सबका, तो 3, 4 और 5। तो एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ती मतलब ये होता है कि जिस संख्या में, यानी कि वही छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3, 4 और 5 इन तीनों का पूरा पूरा भाग चला जाए। बड़ी से बड़ी तो काफी संख्या हो सकती है, लेकिन हमें छोटी से छोटी संख्या देखनी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। तो यहाँ पर देखिए 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना जाएगा, तो एलसीएम ले सकते हैं आप। तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना जाएगा 60। तो इन रेशियो के अनुसार तो इसका एलसीएम 60 है, लेकिन सवाल का अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 1800। तो 60 की वैल्यू 1800, तो 1 की वैल्यू निकालो, 0 से 0, 6 से काटोगे तो कितना जाएगा 30, तो 1 की वैल्यू 30 आ गई। अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन दोस्तों इसमें सेकंड संख्या पूछी है, तो सेकंड संख्या जिसकी वैल्यू पूछे उसके अनुपात से गुणा कर दो। तो सेकंड संख्या का अनुपात 4, तो 4 गुना 30 कर दीजिए, तो 120 आ जाएगी, जो कि आपका सी इज ए राइट ऑप्शन। लेकिन अब यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालती, चाहे पहली संख्या पूछे तो पहली संख्या का अनुपात से गुणा कर दो, दूसरी पूछे तो इससे गुणा कर दो, तीसरी पूछे तो इससे गुणा कर दो, और एचसीएफ पूछे तो इन सबका एचसीएफ 1 होता है, 1 का मान जो आता है वही एचसीएफ होता है। बाकी और क्वेश्चन देखेंगे, फिलहाल अपन इतना देखते हैं। तो यहाँ पर समझ पाए से, तो अब यानी कि इसी, अब आगे यानी कि थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके से। आइए दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज के कारण 2 वर्षों में हुई धनराशि 1460 रुपये हो गई और वही धनराशि 3 वर्षों में 1606 रुपये हो गई, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, तो दर पूछी गई है। तो ऐसे सवालों को भी हम कई अप्रोच से कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट अप्रोच से कैसे करने की कोशिश करेंगे देखिएगा। तो देखिए कभी भी सवाल के अंदर 1 वर्ष का अंतर दे दिया जाए, तो जैसे यहाँ पर कहा है कि पहले 2 वर्ष का कहा है और फिर 3 वर्ष का कहा है, तो ध्यान रखना, तो 1 वर्ष में जितनी भी राशि बढ़ेगी वो ब्याज की दर होती है, क्योंकि ब्याज की जो दर होती है वो 1 वर्ष का ब्याज होता है। तो यहाँ 1 वर्ष में जितनी भी राशि बढ़ेगी वो 1 वर्ष का ब्याज है। तो 2 वर्षों का हमेशा धन दे रखा है 1460 रुपये,
और 3 वर्षों का मिश्र धन दे रखा है 1606 रुपए। तो यहाँ ये 2 वर्ष का, ये 3 वर्ष का, तो यहाँ 1 वर्ष में जितनी भी राशि बढ़ेगी वो ब्याज की दर बढ़ेगी। तो यहाँ पर कितनी राशि बढ़ी है, तो 1606 में से 1460 घटा लीजिए तो 146 रुपए बढ़े। अब ये राशि 146 तो बढ़ गई, बढ़ी कहाँ से, 1460 रुपए से। और प्रतिशत में होती है दर, इसके प्रतिशत निकालने के लिए गुणे में 100 लिख देंगे। अब काटेंगे यहाँ पर, तो 0 से 0 काट लो, 146 से 146, तो कितना आ जाएगा 10%। यही आपकी ब्याज की दर होगी, जो कि कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है। ये एसएससी सीपीओ में आया 16/3/2019 में। इसी प्रकार का एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए दोस्तों अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल में क्या बोला है कि 2 बेलन है, तो 2 बेलनों के जो आधार है उसका जो बेस है उसकी रेडियसों का अनुपात दे रखा है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। तो त्रिज्याओं का अनुपात, पहली बेलन जो है उसकी त्रिज्या क्या है और दूसरी बेलन की त्रिज्या, उनका जो अनुपात दे रखा है वो 3:4 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3:4। आगे क्या कह रहा है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। अब ऊंचाइयों का अनुपात दे दिया जो कि कितना है 4:9। तो ऊंचाई मतलब हाइटों का रेशियो दे दिया है 4:9। तो पहले बेलन की त्रिज्या और पहले बेलन की ऊंचाई को तो हम 1 से दर्शा रहे हैं, दूसरे बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई को 2 से दर्शा रहे हैं। तो त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया, ऊंचाइयों का अनुपात दे दिया। अब पूछा क्या उसने, तो उसने कहा कि उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। तो पहली बेलन का जो आयतन है, तो बेलन का आयतन जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। दूसरी बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। ये पहली बेलन का है तो इनके लिए 1 दर्शा दो, ये दूसरी बेलन का है तो 2 2 दर्शा दो। अब दोनों में कॉमन क्या दे रखा है, पाई से पाई कट जाएगा। तो पहली त्रिज्या देखिए कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर, और पहली ऊंचाई कितनी है 4, पहली इनकी दूसरी त्रिज्या कितनी दे रखी है 4, तो 4 का स्क्वायर, और दूसरी ऊंचाई कितनी है 9, तो 3 का स्क्वायर 9 गुणा 4, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 गुणा 9। अब इसमें देख काटे, इसका अनुपात काट दे, देखो 9 से तो 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, इसलिए इनका अनुपात क्या आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। यानी कि सवाल में बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया और ऊंचाइयों का अनुपात दे दिया है। पूछा क्या उसने, आयतनों का अनुपात। अब आयतनों का अनुपात पूछा, अब कोई जरूर नहीं कि आयतनों का अनुपात पूछा जाए, ये तो आयतनों का अनुपात पूछ लिया, इसने अपन निकाल लिया है। हो सकता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लिया जाए, हो सकता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लिया जाए, तो उनको भी निकाल लेते हैं। लेकिन इसने इतना ही पूछा है तो अपन इतना ही कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर वो कोई सा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार एक अगला एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है, एक संख्या दे रखी है और वो संख्या क्या है 6 8 7 x 2 9। इन अंकों से मिलकर एक बड़ी संख्या बनी है। तो ये जो संख्या है ये 9 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि इस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 2x का मान ज्ञात करना है, 2x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, तो 2x का मान ज्ञात करना, तो पहले यहाँ से x का मान निकालना है। अब ये संख्या किससे विभाजित है, 9 से विभाजित है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 9 का विभाजकता नियम क्या है, 9 के विभाजकता का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो 9 के विभाजकता का नियम क्या होता है कि जो भी संख्या है उस संख्या के प्रत्येक अंक सबको जोड़ दीजिए। तो अंकों के योग में यदि 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए, अंकों के योग में, तो वो संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होती है। मतलब समझ पाए क्या कि कभी भी कोई भी संख्या में 9 का भाग देना है तो हमें भाग दे के नहीं देना है, तो हमें क्या करना है कि उनके अंकों को जोड़ दीजिए, संख्या के अंकों को जोड़ दो, और अंकों को जोड़ने से यदि 9 का भाग चला जाए उस योग में, तो इस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब देखिए इसमें देखेंगे, तो सबसे पहले इन अंकों को जोड़ेंगे। तो इनमें अंकों को जोड़ोगे तो देखिए 6 + 8 + 7 + x + 2 + 9, इन सबके योग में आपको 9 का भाग जाना चाहिए। तो पहले अंकों के योग करिए, तो 6 और 8 कितने हो जाएंगे 14, 14 और 7 जोड़ेंगे तो 21, 21 और 2 जोड़ेंगे तो 23, 23 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 32 हो जाएंगे। तो इस 32 में आपका x का मान और जुड़ेगा, क्योंकि ये भी तो अंक है ना, ये भी जुड़ेगा। तो 32 में ऐसी कौन सी संख्या जुड़े कि x जुड़ा है, यहाँ पर ये संख्या 9 से विभाजित है। अगर ये संख्या 9 से विभाजित है तो इस 32 में कितना जुड़े कि 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 और यानी कि आपके 30 और 40 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 9 का भाग चला जाता है। तो 9 चौके 36, तो 36 बनाना है। तो 32 में कितना जोड़े, यहाँ पर 4 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 36 आएगा। तो इस 36 में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो एक तो अपन ऐसे करके देख सकते हैं। तो आप कहें कि x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर x का मान 4 है तो हमें तो पूछा किसका मान है, 2x का मान पूछा है।
तो x का मान 4 है तो 4 का 2 गुना कर दीजिए तो 8 ही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन ए आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पर आप थोड़ी सी और समझ सकते हैं। देखिए कभी भी 9 का विभाजक का नियम करना है तो उन अंकों को काट दीजिए जिन अंकों का योग 9 हो रहा है या 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। जैसे देखिए एक बार और इधर ले लेते हैं, 6 8 7 x 2 और 9। तो यहाँ पर तो सबसे पहले देखो 9 से 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 ये कट जाएंगे। अब 6 और 8 14, तो 14 इन अंकों को भी जब तक जोड़ी जब तक एक अंक ना बन जाए। तो 6 और 8 14, और 14 में भी दोनों अंकों को जोड़ोगे तो 1 और 4 कितना हो जाएंगे 5। तो इन सभी अंकों का योग कितना आ गया 5। अब इसमें ये अंक और जुड़ जाएगा। इन सब का योग किसके बराबर होना चाहिए 9 के बराबर होना चाहिए, जब भी 9 का भाग जाएगा। तो अब यहाँ पर इसे इधर भेज सकते हैं, x बराबर 9 दे रखा 5 के इधर भेजोगे प्लस का माइनस में, इसलिए कितना आ जाएगा 4। तो x का मान कितना आ गया 4। तो हमें पूछा किसका मान है 2x का मान पूछा है। तो 2 गुना x का मान 4 करोगे तो 4 दूनी 8, इसलिए आपका 2x का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये एसएससी सीजीएल प्री में दे रखा है 6/3/2020 में। इसी प्रकार एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और वे 16 अंकों से फेल हो गई, यानी कि 31% अंक प्राप्त करने के बावजूद भी वो 16 अंकों से फेल हो गई, यानी कि अनुत्तीर्ण हो गई। और जो सुनीता है वो 40% अंक प्राप्त किए उसने, और आवश्यक अंकों से न्यूनतम अंकों से पासिंग मार्क से वो 56 अंक अधिक मिले उसे। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान रखिए जो एक अनीता है और एक कौन है सुनीता, तो इन दोनों के पहले पासिंग मार्क बना लेते हैं। तो दोनों के पासिंग मार्क कितने हैं, तो अनीता को 31% तो अंक मिले और वो 16 अंकों से फेल हो गई। तो जितने अंकों से फेल हो रही है उतने अंक और जोड़ दो। 31% अंक प्राप्त किए और 16 अंकों से फेल हो रही, तो दोनों अंकों को इनको जोड़ोगे तो ये पास हो जाएगी। ऐसे सुनीता है, सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए, लेकिन पासिंग मार्क से पास होने वाले अंकों से ये 56 अंक अधिक मिले इसे। तो जितने अधिक मिले उनको घटा लीजिए ताकि ये भी पासिंग मार्क बचेगा। यानी कि अनीता तो 31% अंक लाने के बाद 16 अंकों से फेल हो गए, तो जितना अंकों से फेल है उसको जोड़ दीजिए, ये भी पास। और इसने यानी कि सुनीता ने 56 अंक ज्यादा प्राप्त किए, तो 40 में से 56 अंक घटा लीजिए, जितने ज्यादा प्राप्त किए ये भी पास। तो दोनों का पासिंग मार्क हमेशा बराबर होगा, इसलिए इन दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह। क्लियर है? तो अब इसमें प्रतिशत प्रतिशत वाली वैल्यू एक तरफ ले लीजिए, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो एक तरफ ले लीजिए। यहाँ 16 दे रखा है, 56 की तरफ लाओगे माइनस का प्लस में हो गया, क्यों पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है ना, माइनस का प्लस हो गया। इसी प्रकार ये 40% है, 31 को इधर ले जाओगे प्लस का माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ोगे तो 72, और इन दोनों को यानी कि आपस में घट रहे तो घटा लीजिए 9%। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू 9 से काट लीजिए 8, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब यहाँ पर अब पूछा क्या उसने, देखिए सवाल क्या है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। तो पूर्णांक पूछा है, वो किसी भी परीक्षा का जो पूर्णांक होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो 1% का मान 8 है, तो 100 का मान कितना होगा, 100 गुना 8 करोगे तो 800 अंक हो जाएंगे। इसलिए उस परीक्षा में टोटल कितने अंक थे 800। अब इसको अपन कोई जरूर नहीं है कि इस तरीके से बार बार करें, अब चाहो तो अपनी समझदारी से आप टाइम बचा सकते हैं। वो कैसे, तो ध्यान रखिए, तो ऐसे सवाल में सबसे पहले अपने मनी मन मार्क कैसे करोगे, तो 40% जो प्रतिशत वाले अंक है उनका तो अपन डिफरेंस लेना है, उनका तो अंतर लेना है। तो 40% सवाल में देख लेना, देखिए यहाँ पर 40% और 31%, मनी मन में इनका अंतर ले लीजिए, घटा लीजिए। तो 40 में से 31 घटाओगे तो कितना जाएगा 9%। और जो बिना प्रतिशत के अंक है जैसे 16 अंक और 56 अंक, ये हमेशा जुड़ते हैं। तो 56 और 16 तो दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएंगे 72। तो 9 की वैल्यू 72 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 9 से काट सकते हैं इसको, विदाउट पेन मनी मन में काट सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ आपको। तो 1 का मान 8 आ गया। अब पूर्णांक पूछा है, तो पूर्णांक हमेशा 100% होता है, इसलिए 100 का गुना 8 से करोगे तो कितना आ जाएगा 800 रुपये आ जाएगा, तो 800 अंक आ जाएंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो आप इसको विदाउट पेन करने की कोशिश करना, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। तो यहाँ पर दोबारा फिर बता रहा, तो प्रतिशत वाले अंकों को तो घटाना हमेशा ही घटता है, मनी मन घटा सकते हैं, और बिना प्रतिशत के जो अंक है ये हमेशा जुड़ते हैं। तो 9 की वैल्यू 72 है, तो 1 का मान 8 हो जाएगा, और पूर्णांक हमेशा 100% होता है, 100 गुना 8 करोगे तो 800, इसीलिए सी से राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि एसएससी सीजीएल टाइम फर्स्ट में आया है 7/3/2020 में। इसी प्रकार और एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें क्या बताया है कि 40 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है,
यानी कि 50 वस्तुओं का जो सीपी है, क्रय मूल्य है, वो 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 40 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है उसके बराबर है। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों कभी भी दो या दो से ज्यादा वैल्यू बराबर दे दी जाए तो उसका अनुपात कैसे निकालेंगे? तो अपन सीधा निकाल सकते हैं। तो जिसका मान निकालना है, जैसे यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है, तो जिसका मान निकालना है उसको तो छोड़ दीजिए, जो वैल्यू दिखाई दे वो उसी का मान है। विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य को छोड़ दीजिए, जो दिखाई दे उसी का मान है। ये सिंपल भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि हाँ ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वैल्यू इधर आ जाएगी, आपस में स्थान बदल जाएंगे। तो यहाँ पर तो क्रय मूल्य का मतलब खरीदा तो कितने में? 40 रुपए में, और विक्रय मूल्य का मतलब बेचा कितने में? 50 रुपए में। अब 40 की वस्तु को यदि 50 में बेचोगे तो ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। और कितना ज्यादा में बेच रहा है यहाँ पर? 10 ज्यादा में बेचा है, इससे 10 रुपए का लाभ होगा। लेकिन हमें तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो कभी भी लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है जो कि 40 है। और प्रतिशत में काटे इसलिए गुणे में 100, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 4 से काटोगे 25 बार, इसलिए 25% क्या होगा इस सौदे में? प्रॉफिट होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है? 25% प्रॉफिट, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आ गया। तो जो कि एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में दे रखा 13/6/2022 को। आगे इसी प्रकार अगला सवाल फिर देखते हैं। आइए दोस्तों सवाल पढ़ते देखिएगा। तो 5,000 रुपए के मूलधन का कितने वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण जो ब्याज है वो 2,000 रुपए हो जाएगा? तो कितने वर्षों में, तो समय पूछा है। तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है इसमें? एक तो मूलधन दे रखा है जो कि कितना है? 5,000 रुपए। एक आपको ब्याज की दर दे रखी है जो कि 10%। एक साधारण ब्याज दे रखा है जो कि 2,000 रुपए। मूलधन भी दे रखा, दर भी दे रखी, ब्याज भी दे रखा है। पूछा क्या है? समय पूछा भाई कितने वर्षों में। अब चाहो तो आप समय का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। अब ब्याज की जगह ब्याज लिख दीजिए जो भी है 2,100 बटे मूलधन की जगह मूलधन 5,000 और दर की जगह दर 10। अब इसे कैंसिल कर लीजिए, 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, इस जीरो से ये जीरो, 5 से काटोगे 2 बार, 2 गुना 2 करोगे 2 दूनी 4 वर्ष। तो इसीलिए तो समय बराबर कितना आ जाएगा? 4 वर्ष, जो कि सी ऑप्शन है। समझ में? तो सीधे समय पूछा तो समय का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए जो लगभग हर स्टूडेंट जानता है। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल और देखते हैं। भाई दोस्तों अब इस सवाल को भी करते हैं, देखिएगा। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ जो होता है उस लाभ को 9:8:11 के अनुपात में बांटा है। तो एक जो भी व्यवसाय किया है उस व्यवसाय में तो जो भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटा है? 9:8:11 के अनुपात में बांटा है। उन्होंने अपनी पूंजी, जो पूंजी लगाई थी, जितने जितने धन लगाया था उन्होंने, तो वो क्रम से है 4 महीने, 6 महीने और 18 महीनों के लिए इन्वेस्ट किए। तो उनकी पूंजियों का जो अनुपात है वो किस अनुपात में पूंजी लगाई है वो अनुपात पूछा है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए। तो कभी भी जो भी पूंजी लगती है तो उस पूंजी का गुणा समय से करोगे। तो जो भी पूंजी जितने समय के लिए लगी है तो उससे गुणा करोगे तो उनके लाभों का अनुपात आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना। यानी कि ऐसे सवालों में आपके 3 एग्जांपल्स बनेंगे, पूंजी, समय और लाभ। इन 3 में से आपको कोई भी 2 अनुपात दे देगा, चाहे पूंजी और समय का अनुपात दे, चाहे समय और लाभ का अनुपात दे, चाहे पूंजी और लाभ का अनुपात दे। 3 में से कोई 2 अनुपात देकर जो बच गया उसका अनुपात पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर लाभ का अनुपात दे रखा है और समय का अनुपात दे रखा है, पूंजियों का अनुपात पूछा है। तो पूंजियों का अनुपात निकालोगे तो खुद ही देखिए यहाँ पर लाभ दे रखा है, समय गुणे का है, पक्षांतर करोगे तो दूसरे साइड में जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तो इसीलिए जो भी लाभ है उस लाभ के अनुपात में हमें किसका भाग देना है? समय का अनुपात का भाग दोगे तो किसका अनुपात आ जाएगा? पूंजियों का अनुपात आ जाएगा। देखिए जैसे हमें पूंजियों का अनुपात निकालना है, पूंजियों का अनुपात, तो उनके लाभों का जो अनुपात है, तो लाभों का अनुपात क्या क्या है? 9:8:11 और उनके समय का अनुपात है 4, 6 और 18। तो यहाँ पर यानी कि लाभों के अनुपात में उनके समय का अनुपात का भाग दोगे, लाभों के अनुपात में समय का अनुपात भाग दोगे तो पूंजियों का अनुपात आ जाएगा।
अब यहाँ पर बटे वाली संख्याओं का अनुपात निकाले, तो कभी भी बटे वाली संख्याओं का अनुपात निकालना है तो इनके एलसीएम का सबसे गुणा कर दीजिए। 4, 6 और 18 का जो एलसीएम कितना आएगा कि आपके इसमें एलसीएम आ जाएगा 36, तो 36 का गुणा प्रत्येक से कर दीजिए। तो 4 से काट दीजिए इसे, 4 से काटोगे 9 बार, 9 9 में 81, 4 6 से काटोगे 6 बार, 6 8 48, 18 से काटोगे 2 बार, 11 दूनी 22। इसलिए उनकी पूंजियों का जो अनुपात होगा वो 81 अनुपात 48 अनुपात 22 होगा, जो कि देखिए कौन सा ऑप्शन में 81 अनुपात 48 अनुपात 22, जो कि फर्स्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या कहा है, ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करते हैं। यदि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 16 दिनों में। लेकिन सी और ए ये दोनों मिलकर काम करें तब ये 32 दिनों में इसको पूरा करते हैं, और बी और सी ये दोनों मिलकर काम करें तब ये 24 दिनों में कंप्लीट करते हैं। उन्होंने यानी कि सबने मिलकर 12 दिनों तक तो एक साथ काम किया, तो बचे हुए काम को सी अकेले, सी की पूछ रहा है तो सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों ऐसे सवालों को करने के लिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए तो सबसे पहले क्या कह रहा है, ए और बी ये दोनों मिलकर, देखो नीचे देखते हैं यहाँ पर ए और बी ये दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 16 दिन में। ऐसे ही बी और सी ये दोनों मिलकर 24 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 24 दिन में। और यहाँ पर दे रखा सी और ए ये दोनों मिलकर 32 दिन करते हैं, सी और ए ये दोनों मिलकर 32 दिन में करते हैं। तो ए और बी दोनों मिलकर 16 दिन में, बी और सी दोनों मिलकर 24 दिन में, सी और ए दोनों मिलकर 32 दिन में कार्य को कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे सवालों में हमें टोटल काम नहीं पता किस काम को कर रहे हैं, तो टोटल काम निकालने के लिए टोटल वर्क है ये, तो टोटल वर्क निकालने के लिए इन सब का एलसीएम ले लीजिए, यानी कि ऐसी संख्या लीजिए जिसमें इन सब का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसमें सबका पूरा भाग चला जाएगा, 96। तो अब ये जो 96 जो एलसीएम है इसको टोटल काम मान लो जिस काम को कंप्लीट करना है। यदि 96 काम को ए और बी दोनों मिलकर 16 दिन में कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते होंगे जिसको कार्य क्षमता कहते हैं, तो 16 ठीक है 96, तो एक दिन में 6 काम करेंगे ये। अगर एक दिन में 6 काम करेंगे तो 16 दिन में जब तक 96 काम हो पाएंगे। इसी प्रकार बी और सी ये दोनों मिलकर 24 दिन में कंप्लीट 96 काम करते हैं, तो ये एक दिन में कितना काम करते होंगे, तो 24 का भाग दे दीजिए, 24 चौके 96। और उसी प्रकार सी और ए ये दोनों मिलकर 32 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 32 दिन में अगर 96 काम कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा, तो 32 का भाग दे दीजिए, 32 या 96। तो इसका मतलब यहाँ पर है ए और बी ये दोनों मिलकर 6 काम करते हैं एक दिन में, बी और सी एक दिन में 4 काम करते हैं, और सी और ए एक दिन में 3 काम करते हैं। अगर सब एक साथ काम करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर देखना, ए भी 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार काम कर रहा है और सी भी 2 बार काम कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति 2 बार काम कर रहा है, इसलिए उस 2 को हम कॉमन पहले ले लेते हैं। तो ए भी 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार काम कर रहा है और सी भी 2 बार काम कर रहा है, बराबर यहाँ सब कितना काम करेंगे, 6 और 4 10 और 3 13। तो 2 से काटोगे तो ए प्लस बी प्लस सी, तो 13 गुणे का 2 बटे में आ जाएगा, 13 में 2 का भाग देंगे तो 6.5, 13 में 2 का भाग क्यों गुणे का बटे में आएगा तो ये आ गया। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कंप्लीट करते हैं, तो 6.5 काम कंप्लीट करते हैं। अब क्या करा, ध्यान दीजिए, तीनों मिलकर एक दिन में 6.5 काम करते हैं, लेकिन उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया है, 12 दिन तक लगातार काम किया है, तो तीनों मिलकर एक दिन में 6.5 काम करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर 12 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, तो 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 पंजे 60 की 0 आंसर लगे 6, 12 6 72 और 6 78, और 10 बाद 0 तो इसको हटा दीजिएगा, तो इसीलिए तो 78 काम कर दिया है। अगर तीनों मिलकर एक दिन में 6.5 काम करेंगे तो आप खुद ही बताइए कि 12 दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे, तो 12 से गुणा कर दिया, 78 काम कंप्लीट हो गया। अब टोटल काम कितना था, 96, तो 96 काम में से 78 काम तो हो गया है, तो शेष रिमेनिंग कितना बचा है, शेष काम, तो 96 में से 78 घटा लीजिए तो कितना शेष बचा है, 18 काम बच गया है। अब इस शेष बचे हुए काम को बताइए, देखिए आप क्या कह रहा है, तो बचे हुए काम, तो कितना बचा हुआ काम, 18, इस काम को सी अकेले कितने दिन में कर पाएगा,
तो इस 18 काम को सी के द्वारा कराने की कोशिश कर रही है। तो सी से कराएगा तो सी का पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सी एक दिन में कितना काम कंप्लीट करता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 6.5 काम करते हैं। तो अकेला सी का मान निकालना है। तो मेरे भाई सी का मान निकालोगे तो तीनों मिलकर तो 6.5 काम करते हैं। तो सी का कब बचेगा, जब हम ए और बी का काम घटाओगे। और ए और बी का काम कितना है 6, तो इसमें से 6 घटा दीजिए तो आपका यानी कि सी का काम बचेगा। सी एक दिन में कितना काम कंप्लीट करता है, तीनों मिलकर एक दिन में 6.5 काम करते हैं, जिसमें से ए और बी दोनों मिलकर 6 काम करते हैं। तो बचा हुआ 0.5 काम कौन करेगा, सी काम करेगा। तो सी की क्षमता आ गई, तो सी एक दिन में 0.5 काम करता है। तो बताइए 18 काम करने में कितना समय लगाएगा, तो सी के द्वारा लगा हुआ समय, तो सीधा 18 में 0.5 का भाग ले लीजिए। अब यहाँ से 10 हटाओगे तो 10 नीचे से हटाओगे तो 1 ऊपर 0 बढ़ जाएगी। तो 5 से काटोगे, 5 तिया 15, 3 बचेंगे, 5 6 30। इसलिए सी अकेला शेष काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 36 दिन में कंप्लीट करेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, बी। तो इस टाइप के सवालों को ध्यान रखना। तो यहाँ पर तो अकेले सी के माध्यम से भी पूछ सकता है, अकेला ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा ये भी पूछ सकता है, अकेला बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा ये भी पूछ सकता है, और तीनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेगा ये भी पूछ सकता है। तो यानी कि ऐसे सवालों में 4-5 प्रकार के सवाल बनते हैं। आइए अगले सवाल और देखने की कोशिश करते हैं। देखिए अब अगला 11वां सवाल देखिए, यदि 8 और 20 का तृतीय अनुपाती P दे रखा है और 3, 5 और 24 का चतुर्थ अनुपाती क्या दे रखा है, Q दे रखा है, तो 2P प्लस Q का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हमें समानुपात का नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि समानुपात वाला सवाल है। तो समानुपात किसे कहते हैं, तो समानुपात मतलब होता है कि इसमें समानुपात में 4 पद होते हैं। तो यहाँ पर चारों पदों में से बाह्य पदों का गुणनफल और अंत्य पदों का गुणनफल हमेशा समान होता है। लेकिन यहाँ पर तृतीयानुपाती पूछा है, तो कभी भी तृतीयानुपाती पूछा जाए 2 पद देकर, तो पहला पद मानेंगे। 2 पद कौन कौन दे रखा है, पहला पद 8 दे रखा है, दूसरा पद 20 दे रखा है, 2 संख्या दे रखी है। कभी भी तृतीयानुपाती पूछे तो उसमें ध्यान रखना जो दूसरा पद है वही तीसरा पद होता है। तृतीयानुपाती पूछे जो दूसरा पद है वही तीसरा पद होता है, और चौथा पद इसने बता रखा कि उस तृतीयानुपात में पी का मान पूछा, तो यहाँ पी का मान पूछा है, तो ये आपका समानुपाती बन गए। तो समानुपात में ध्यान रखना बाह्य पदों का गुणनफल यानी कि 8 गुना पी और अंदर के पदों का गुणनफल 20 गुना 20, ये दोनों हमेशा ही बराबर होते हैं। तो काट लीजिए, 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे इसे 5 बार, तो 2 से काटेंगे 10 बार, तो पी का मान तो कितना देगा, 10 गुना 5 करोगे तो 50। तो यहाँ पर तृतीयानुपाती मतलब पी का मान तो आ गया 50। इसी प्रकार आगे क्या कह रहा है, अब चतुर्थानुपात निकालना है, 3, 5 और 24, इसका चतुर्थ अनुपात क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, क्यू का मान निकालना है। तो वही आपका समानुपाती बन गई, बाह्य पदों का गुणनफल 3 गुना क्यू, अंदर के पदों का गुणनफल 5 गुना 24, 3 से काटोगे 8 बार, तो क्यू का मान निकालोगे 5 गुना 8 करोगे तो 40। तो दोस्तों यहाँ पर 8 और 20 का तृतीयानुपाती पी का मान तो कितना आ गया 50, 3, 5 और 24 का जो चतुर्थ अनुपाती क्यू का है, तो क्यू का मान तो कितना आ गया 40। अब यहाँ पी और क्यू का दो को मान है गए। अब पूछा क्या उसने, 2P प्लस क्यू का मान पूछा है, तो 2 गुना पी की जगह पी का मान लिख दीजिए जो कि 50 है, प्लस क्यू की जगह क्यू का मान 40, तो 50 गुना 2 करोगे तो 100, और 100 में 40 जोड़ोगे तो 140। ये आपका यानी कि कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। तो एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ सवाल है 11/4/2022 को। तो इस टाइप में यानी कि और अगला सवाल फिर देखते हैं। देखिए 12 क्वेश्चन क्या है, किसी वर्गाकार भूखंड का जो परिमाप है, एक वर्ग के आकार का एक भूखंड है जिसका पेरीमीटर दे रखा है, परिमाप मतलब पेरीमीटर, ये 35 मीटर और 15 मीटर भुजाओं वाले एक आयताकार भूखंड है, एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी थी 35 और 15 मीटर, तो इसके परिमाप के बराबर है। तो वर्ग के आकार का जो भूखंड है उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ध्यान रखना सबसे पहले उससे क्या कहा है, तो वर्ग का जो परिमाप है, सीधे लिख रहा हूं, तो वर्ग का जो परिमाप है ये किसके पर बराबर है, आयत के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप दोनों बराबर है। तो वर्ग का परिमाप आप सबको पता होगा 4 गुना भुजा, परिमाप मतलब सभी भुजाओं की कुल लंबाई, तो 4 भुजा बराबर है, तो 4 भुजाओं की कुल लंबाई क्या होगी, 4 गुना भुजा। और आयत का परिमाप होता है 2 गुना कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर तो 4 गुना भुजा, 2 गुना लंबाई कितनी दे रखी है 35 मीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है 15 मीटर। तो 35 और 15 दोनों जुड़े तो जोड़ दीजिए, तो 4 गुना भुजा 35 और 15 कितने हो जाएंगे
50, 50 गुना 2 करोगे या 50 गुना 2, तो 2 से काट लीजिए 2 बार, 2 से काटेंगे 25 बार, इसलिए उसकी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। तो जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, 13 क्वेश्चन देखिए, 3/7, 2/9, 4/13, 6/11, 7/9, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, भिन्नों का जो यानी कि अपन तुलना करते हैं तो इसको कई तरीके से करते हैं, तो 4-5 तरीके होते हैं, लेकिन आपको जल्दी करने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले इनमें से दो भिन्न पकड़ लीजिए, 3/7 और 2/9। अब इन दोनों भिन्नों में कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी, उसकी यानी कि पहचान कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले इसे यहाँ पर तिरछा गुणा कर दो, 9 × 27 और 7 दूनी 14, तो 27 और 14 में से बड़ा कौन है? 27 है। तो ये किसका है? 3/7 का। तो इन दोनों में से जिसका मान ज्यादा आ जाए वो बड़ी है, तो यहाँ पर बड़ा मान कौन सा आ जाएगा? 3/7। इन दोनों में बड़ी 3/7 है। बड़ी की पूछे तो बड़ी को लीजिए, छोटी वाली को छोड़ दीजिए, और छोटी पूछी होती तो छोटी को लेते, बड़ी वाली को छोड़ते। तो यहाँ पर बड़ी की पूछा तो बड़ी को लेना, छोटी वाली छोड़ दीजिए। अब इन दोनों में बड़ी ये है। अब इसका और अगले से भिन्न से तुलना करनी है। अब इसमें भी ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 13 × 39 और 7 चौके 28, 39 और 28 से बड़ा कौन है? 39, जो कि इसकी भिन्न कौन सी? 3/7। तो ये भिन्न बड़ी है, ये छोटी है, हमें तो बड़ी भिन्न लेनी है, तो बड़ी, छोटी को छोड़ दो, बड़ी लेनी है। आगे देखिए, यहाँ पर 3/7 आगे इन दोनों में से बड़ी। अब लास्ट यहाँ पर कौन से बचे? 6/11। अब इन दोनों देखिए, 11 × 33 और 7 × 6 42, 33 और 42 में से बड़ा कौन है? 42 है, जो जिसकी भिन्न क्या है? 6/11। ये छोटी भिन्न हो गई तो इसको छोड़ दो, तो 6/11, और इसको और अगली भिन्न को ले लेते हैं 7/9, तो 9 × 6 = 54 और 11 × 7 = 77, तो 54 और 77 में से बड़ा कौन है? 77 है, जिसकी भिन्न क्या है? 7/9। तो ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इस ऑप्शन में? तो आपका सी ऑप्शन दे रखा है 7/9, ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो ऐसे सवालों में सबसे छोटी भिन्न पूछ सकते हैं, सबसे बड़ी पूछ सकते हैं, और इनका आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब यहाँ आरोही क्रम भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन देखिए, 36 विद्यार्थियों के एक समूह की वर्तमान औसत आयु 14 वर्ष है। तो 36 विद्यार्थी हैं, उनका एवरेज औसत आयु दे रखी है 14 वर्ष। जब इसमें शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, 36 विद्यार्थी थे, उसमें शिक्षक की भी आयु शामिल कर ली जाए, तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। पहले औसत आयु 14 थी, 1 वर्ष बढ़ गई, तो इसमें मतलब 15 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु की गणना करनी है। तो देखो, इसे भी अपन कई तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका इसका क्या है, जिसको अपन एक मेथड से कह सकते हैं। तो सबसे पहले अपन योग निकाल लेते हैं। 36 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो उनका योग क्या होगा? योग होता है औसत गुणा संख्या। तो औसत तो आपका 14 दे रखा है, संख्या कितनी है? 36, तो इनका योग कितना आ जाएगा? 14 × 36 करोगे, 14 × 6 = 84 का 4 का हासिल कितने आ गई? 8, 14 × 42 और 8 50। तो यहाँ पर 36 विद्यार्थियों का योगफल कितना आ जाएगा? 504। ठीक, अब क्या कह रहा है? अब आगे क्या कह रहा है? तो 36 विद्यार्थियों में एक शिक्षक को भी शामिल कर लिया है, तो उनका योग क्या होगा? पहले तो उनको निकालते हैं। तो औसत के लिए ध्यान रखिए, सबसे पहले 14 वर्ष था पहला औसत, उसमें 1 वर्ष और बढ़ गया है, तो 14 में 1 बढ़ा होगा तो कितना हो जाएगा? औसत 15। और संख्या कितनी थी? पहले 36 विद्यार्थी थे, तो एक शिक्षक शामिल करने से वो 37 हो गए, यानी कि शिक्षक शामिल करने से टोटल संख्या हो गई 37। और जो औसत था आपका 14 वर्ष, उसमें 1 वर्ष बढ़ गया है, तो 14 में 1 बढ़ाओगे तो 15, तो योग निकालोगे तो औसत गुना संख्या, यानी कि औसत तो आपका 15 हो गया और कुल संख्या हो गई 37। इनका गुणा करोगे तो 15 × 7 = 105 और 15 × 3 = 45 और 5 = 55, यानी कि 555। तो यहाँ पर इन यानी कि 37 टोटल 37 संख्या है, इन सब का योग तो 555 है, और हमें यहाँ पर 36 विद्यार्थियों का 504 है। अब हमें निकालना किसका है? यहाँ पर अध्यापक का निकालना है, शिक्षक का निकालना है। तो शिक्षक जिसमें शामिल है उन सबके योगफल में से जिसमें शिक्षक शामिल नहीं है उसका योगफल घटा दो, यानी कि 37 के योग में से 36 का योग घटाओगे तो एक सिंगल शिक्षक का योग ही बचेगा, तो घटाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपका। अब इसे और जल्दी करें आप, तो जल्दी करने के लिए कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर देखना, औसत का मतलब होता है प्रत्येक का मान। थोड़ा विदाउट पेन कर सकते, एक बार समझने की कोशिश कीजिए।
औसत का मतलब होता है प्रत्येक का मान। अगर 36 विद्यार्थियों का औसत 14 है तो इसका मतलब 36 का प्रत्येक का मान कितना कितना है, 14 तो रहेगा। ठीक है, आगे अब नया विद्यार्थी शामिल करने से या नया शिक्षक शामिल करने से या नया सदस्य शामिल करने से अगर औसत बढ़ रहा है तो औसत बढ़ने का मतलब होता है प्रत्येक में बढ़ेगा। तो प्रत्येक में बढ़ाओगे तो औसत कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो प्रत्येक में एक एक बढ़ाओगे तो 36 तो पहले थे, एक शिक्षक शामिल होने से 37 हो गए, तो मैं भाई 37 में बढ़ाओगे बढ़ाने के लिए प्लस, तो टोटल 37 हो गए। 37 में प्रत्येक में एक एक बढ़ाओगे तो टोटल कितना बढ़ेगा, 37 बढ़ेगा। तो 14 और 37 तो दोनों का योगफल वही कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन है। आप तुरंत और जल्दी कर सकते हैं। जो हो सके दोबारा फिर बता रहा हूं, यहाँ पर जो हो सके वो तो प्रत्येक का मान होता है। अब कुल संख्या यानी कि 36 में एक और बढ़ गया तो 37 हो गए, उसकी वजह से औसत बढ़ा है, तो औसत एक बढ़ा, औसत में बढ़ने वाला प्रत्येक में एक एक बढ़ाओगे, 37 में एक बढ़ाओगे तो 37 हो जाएगा। तो 14 पहले थे, 37 और हो गए तो कितने बढ़ गए, अभी 51 हो गए, तो इसलिए इसका क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल और देखिए, लास्ट एग्जाम्पल और बच रहा है। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जिसकी चाल दे रखी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, उसको पार करने में कितना समय लेगी, ये पूछा है। तो ध्यान रखना यहाँ समय पूछा है। तो दोस्तों समय क्या होता है, तो समय जो होता है तो उसके लिए अपन सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो दूरी बटे चाल। अब दूरी यहाँ पर लंबाई से संबंधित है, तो कुल लंबाई कितनी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तो 280 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 220 है, तो कुल लंबाई आपकी इन दोनों के योगफल के बराबर होगी। और जो चाल है वो चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये मीटर में, यहाँ पर तो इस यानी कि दूरी में चाल 60 का भाग देना है, लेकिन ये मीटर में ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस यानी कि मीटर है तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड बनाना है, तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा ना कि मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ दूरी या लंबाई, तो ये तो आपके मीटर में, और जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड बनाना है, और मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करना है। तो आप यहाँ पर काट सकते हैं, तो पहले तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, तो इन दोनों का योगफल तो 500 हो गया। ठीक, या यहाँ पर काटोगे तो 6 से काट दीजिए, 6 3 18, 6 से कितनी बार कटेगा, 50, 6 से कटेगा 10 बार, तो 10 गुना 5 करेंगे तो 50/3, नीचे का 3 ऊपर आ जाएगा, तो 0 से 0, 5 से काटेंगे 10 बार, तो 10 3 30 सेकंड का समय लगेगा। तो इसीलिए तो इसमें आपको कितना समय लगेगा, 30 सेकंड का, जो कि कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो दोस्तों ये आपके यानी कि 15 क्वेश्चनों का एक सेट कंप्लीट हुआ। आगे कल आपको यानी कि 8 बजे दोबारा फिर आपको यानी कि 15 क्वेश्चनों का एक दूसरा सेट मिलेगा। इसमें हल्की फुल्की कोई कमी रह गई हो बताने में, समझाने में या आपको एक्सप्लेन करने में, क्योंकि फर्स्ट ईयर की वीडियो बना रहे हो सकता है आपको दिक्कत आई हो, ठीक है ना, तो अगली वीडियो में और सुधार करेंगे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैं लास्ट में फिर दावे से कह रहा हूँ आपसे कि इन एग्जाम्पलों को अगर आप करके चले गए, यानी कि 15 मॉडल कराएंगे, 15 मॉडल को अगर आपने कर लिया है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ बाकी एग्जाम आपके सामने आएगा, देख लेना मिला के, तो आप यानी कि तो अभी सबसे ज्यादा आपको फायदा होगा, इसमें सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ इतना कह सकते हैं कि संख्या थोड़ी चेंज हो सकती है लेकिन पैटर्न वही मिलेगा, और 15 मॉडलों में आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपने दोस्तों को यानी कि इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करवा सकते हैं और लाइक करवा सकते हैं अगर अच्छी लगे तो वीडियो। ठीक है, तो बाकी थैंक यू, धन्यवाद।